साथियों नमस्कार। साथियों, हमारा चैनल लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर आपके लिए कानून और विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित वीडियोस प्रस्तुत करता है। साथियों, हमारे चैनल पर आपने सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस पूरा देख करके हमारा चैनल को ग्रो किया है। आपका स्नेह ही हमारी शक्ति है। साथियों, इसी शक्ति से हम काम करते हैं और आपके लिए नए-नए वीडियो लाते हैं। साथियों, आज हम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, इस बारे में जो अधिनियम है, उसके बारे में हम जानकारी लाए हैं। तो आइए साथियों, हम इसको शुरू करते हैं। साथियों, भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहलाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। भारत सरकार ने यह देखा कि महिलाएं आज भी बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। पितृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक समाज का ताना बाना घर से लेकर पुलिस थाने और कचहरी तक ऐसा है कि महिलाएं हर जगह पीड़ित बनकर रह जाती हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज न उठाने के कारण, सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना है और घर छिन जाने का डर होता है। वर्ष 2005 से पहले घरेलू हिंसा से लड़ने के नाम पर हमारे पास भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी जैसी धाराओं की व्यवस्था मात्र थी, जो कि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से महिलाओं को राहत देने वाली धाराएं थी। लेकिन इनका क्रियान्वयन कई कारणों से नहीं हो पाता था और इनके तहत विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाओं की घटनाएं कवर नहीं हो पाती थी। नतीजा ये हुआ कि घरों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा न सिर्फ नजरअंदाज होती रही, बल्कि साल साल दर साल महिलाएं उत्पीड़ित होती रहीं और अपनी जान से हाथ धोती रही। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया और इस अधिनियम को प्रगतिशील अधिनियम की संज्ञा से नवाजा भी गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर महिलाओं के साथ साथ लगभग सभी प्रकार की हिंसा को न सिर्फ परिभाषित किया है, बल्कि समस्या के अनुरूप घर के अंदर सुरक्षा का अधिकार, निवास का अधिकार आदि राहतों को भी शामिल किया गया है। महिलाओं को ऐसी व्यवस्था बड़ी समस्या से निजात दिलाती है, मगर अफसोस है कि अभी तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता नहीं है। अ, कई स्तरों पर असंवेदनशील रवैया इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने में चुनौती बना हुआ है। आइए हम देखें कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम किस प्रकार से महिलाओं और लड़कियों को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करता है। ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में बहुत ही स्पष्ट प्रकार के घरेलू हिंसा शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है, ये सब स्पष्ट किया है, परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा से मतलब ये है कि किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है, उसको शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है। अब इसमें जो स्पष्ट
स्पष्ट किया गया है हर चीज को। उसमें है शारीरिक क्षति से क्या मतलब है, उससे क्या अभिप्राय है। शारीरिक क्षति से अभिप्राय है महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो। इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल या आपराधिक इस्तेमाल भी शामिल है। दूसरा है लैंगिक क्षति या यौनिक शोषण। ऐसा कोई भी यौनिक आचरण या व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म करता हो, महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो, महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है। अगला है मौखिक और भावनात्मक रूप से शोषण। इसमें अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से बच्चे या संतान या लड़का के न होने के संबंध में अपमान या ताने देना या उपहास करना आता है। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव हो, संबंध हो या लगाव हो। अगला है आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना। ऐसे सभी आर्थिक वित्तीय संसाधनों जिसके लिए महिला किसी विधि, कानून या परंपरा या रूढ़ी के अनुसार हकदार है, उसका प्रयोग नहीं करने देना। महिला व उसके बच्चों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा न करना। स्त्री धन, महिला द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी के प्रयोग से उसको रोकना और उसके रखरखाव से संबंधित किराया और खर्च देने से रोकना, से वंचित करना आता है। घरेलू सामान को बेचना, संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इनके बराबर अन्य संपत्तियों पर जिन पर महिला का पूर्ण या आंशिक अधिकार हो या फिर जिनसे महिला का हित सुरक्षित रहता हो, इनको महिला की गैर मौजूदगी और उसकी बिना सहमति के बेचना। संपत्ति किसी और को देना या कब्जा करना या किसी भी तरीके से महिला को उसके इस्तेमाल से वंचित करना है। अब इतने सारी जो उत्पीड़न के जो प्रकार हैं, इनमें किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है? हम्म, उसमें प्रत्यर्थी कौन होगा, रिस्पोंडेंट कौन बनेगा? तो प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट से मतलब ये होता है कि ऐसा पुरुष या ऐसा व्यक्ति जो महिला की घरेलू नातेदारी से हो या रहा हो, जिसके खिलाफ महिला ने इस कानून के अंतर्गत राहत की मांग की है। इस कानून के अंतर्गत महिला केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ ही कानूनी कार्यवाही कर सकती है, चाहे वह उसके साथ महिला का किसी प्रकार की घरेलू रिश्ता हो, शादी के पहले या शादी के बाद। महिला यदि किसी व्यक्ति के साथ बिना शादी के शादी जैसे संबंधों में किसी भी समय रह रही हो, तो वह व्यक्ति भी इसमें शामिल है, इस परिभाषा में शामिल है। अब ये देखते हैं शिकायत कौन कर सकता है। संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला से संबंधित हो या नहीं हो। घरेलू रिश्ता से क्या अभिप्राय है? घरेलू रिश्ता उन दो लोगों में होता है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, और उन दोनों अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे वह संपर्कता यानी रक्त संबंध हो या दत्तक ग्रहण से जुड़ा हो यानी गोद लिया हुआ हो, या फिर वे दोनों संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते हुए आए हों, ये होता है। अब घरेलू हिंसा अधिनियम या कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उसमें पहला आता है संरक्षण अधिकारी। इस कानून के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं जैसे तुरंत चिकित्सा सहायता तथा कानूनी सहायता दिलवाने की होगी। दूसरा आता है पुलिस अधिकारी। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक थाने के थाना प्रभारी या थानाध्यक्ष या एसएचओ को भी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत
सभी सुविधाएं दिलवाने के निर्देश हैं। अगला है सेवा प्रदाता। इस कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में चुना जाएगा, यानी कि वो महिलाओं से संबंधित क्षेत्र में जो सहायता करने के लिए जो एनजीओ है और सेवा देते हैं, मदद करते हैं, ऐसे संस्थाएं जो हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं और मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाए। आगे है मजिस्ट्रेट या जज। इस कानून के जज भी विशेष परिस्थितियों में किसी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वतः कार्रवाई कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी घरेलू हिंसा का संदेह होने पर स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं। अब शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? शिकायत फोन पर भी की जा सकती है, ईमेल भेजकर भी की जा सकती है, या लिखित रूप में भी की जा सकती है। अब ये देखें, घरेलू हिंसा की शिकायत कब की जा सकती है? घरेलू हिंसा होने के बाद शिकायत कर सकते हैं, घरेलू हिंसा होते समय शिकायत कर सकते हैं, या घरेलू हिंसा होने की आशंका होने पर भी शिकायत कर सकते हैं। अब घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सहायता कौन कर सकता है? इस कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार महिला को राहत देने के लिए मुख्य रूप से संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया है। उनमें पहला संरक्षण अधिकारी है। राज्य सरकार और हर राज्य में प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जितने राज्य सरकार को आवश्यक लगते हो। इनमें संभवतः महिलाएं ही होंगी। जहां तक संभव होगा महिलाएं संरक्षण अधिकारी बनेगी। अब इनके क्या कर्तव्य हैं? मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना इनका कर्तव्य है। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर उस पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट भेजना, पहचान देना, जो कि उसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत हो, यानी वो जो मजिस्ट्रेट का जो क्षेत्र लगता है उसके अंतर्गत होना चाहिए। पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में उस महिला को अवगत कराना, मुफ्त कानूनी सुविधाएं दिलाना, यदि महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है तो उसे वो उपलब्ध कराना, वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना। पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, वो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को एक प्रति देना है। स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सेवा प्रदाताओं, काउंसलर, सलाहकारों और आश्रय गृहों के नाम पर तथा चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने वाले अस्पतालों के नामों की सूची बनाना, पीड़ित महिला को यह विश्वास दिलाना कि उसे मजिस्ट्रेट से सुरक्षा का ऑर्डर अवश्य प्राप्त होगा। अब इसके बाद आता है सेवा प्रदाता। इनके क्या कर्तव्य हैं और ये कैसे काम करते हैं? सेवा प्रदाता उस संस्था को नियुक्त किया जाएगा जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। सेवा प्रदाता का उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। वे इस कानून या अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। सेवा प्रदाता के क्या कर्तव्य होंगे? पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत कराना, मुफ्त कानूनी सुविधाएं दिलाना, यदि पीड़ित महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है तो उसे उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना। पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को देना। अब इस अधिनियम या कानून के अंतर्गत महिला को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, कौन कौन से आदेश वो प्राप्त कर सकती है, कौन कौन सी राहत उसको मिल सकती है, ये सब हम बताते हैं। कि धारा 14 में परामर्शदाता से परामर्श लेने का निर्देश है। मजिस्ट्रेट ये अगर इस कानून के अंतर्गत यदि महिला चाहे तो प्रत्यर्थी या पीड़ित महिला को अकेले या संयुक्त रूप से
सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में योग्यता और अनुभव रखता है, परामर्श लेने को निर्देश दे सकता है। इसका अ, जो मूल भावना है इस धारा 14 की कि महिला उसके उत्पीड़न के संबंध में या उसको जो परेशान किया जा रहा है उसके संबंध में शिकायत तो करने आई है, किंतु वह उसका घर भी तोड़ना नहीं चाहती, उसका कोई विवाद नहीं करना चाहती, परंतु वो ये चाहती है कि जो उसको पीड़ित कर रहा है उसको समझाया जाए, उसको परामर्श दिया जाए कि किस प्रकार से उसको वो सामान्य व्यवहार करे। तो धारा 14 के अंतर्गत ऐसे परामर्शदाता से उसका परामर्श कराया जाता है, दोनों को बिठा करके उनको परामर्श लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिससे परिवारों को तोड़ने से बचाया जा सकता है। धारा 16 में कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण और यदि महिला चाहे तो वो इस कानून के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई बंद कमरे में करने की मांग कर सकती है, और यदि ऐसी मांग करती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि महिला अपने से संबंधित कोई बात को जनता के सामने या लोगों के सामने नहीं बताना चाहती है, तो वो उसकी कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित करवा सकती है। धारा 17 साझी गृहस्थी में यानी संयुक्त परिवार में रहने का अधिकार प्राप्त करना। घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी या संयुक्त परिवार में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई हक, फायदा या हित रखती है या नहीं रखती है। उसे प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट या जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है, उस महिला को उस संयुक्त परिवार से, उस साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता है। धारा 18 संरक्षण का अधिकार देती है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट या उस पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति को एक बार सुनने के बाद या इस संभावना हो कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, महिला के पक्ष में कोई संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है। घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण या व्यवहार को करने पर रोक लगा सकता है। घरेलू हिंसा के कार्यों को करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर रोक लगा सकता है। पीड़ित महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला का बार-बार आना-जाना है, उस पर प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट या पीड़ा पहुंचाने वाले के आने में रोक लगा सकता है। पीड़ित महिला से प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के संपर्क पर रोक लगा सकता है। इसमें मौखिक, लिखित, अ, दूरभाष पर या टेलीफोन पर, मोबाइल पर बातचीत या ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संपर्क भी शामिल है। इन सब पर वो रोक लगा सकता है। संपत्ति का हस्तांतरण करने, बैंक लॉकरों, बैंक खातों का प्रचालन या उपयोग करने, जिसमें दोनों पक्षों का उपयोग करने, जो दोनों पक्षों के नाम पर था यानी जॉइंट खाता था, उस पर भी रोक लगा सकता है। पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी दिया जा सकता है। धारा 19 में निवास का आदेश। मामले का समाधान करते समय या विचार करते समय जब मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि घरेलू हिंसा हुई है, मजिस्ट्रेट उस महिला को उसी घर में या रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी के खर्चे पे कहीं और निवास करने का आदेश दे सकता है। निवास के आदेश में जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उसमें साझी गृहस्थी यानी संयुक्त परिवार से महिला को न निकालने का आदेश, प्रत्यर्थी को या रिस्पोंडेंट को जो पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति उसको साझी गृहस्थी या संयुक्त परिवार से स्वयं हटने का आदेश दे सकता है। पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी या संयुक्त परिवार या घर के उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है, उसमें प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट या वो पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति या उसके रिश्तेदार के प्रवेश पे रोक लगा सकता है। पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के स्तर के अनुकल्पिक वास यानी किराए के घर की सुविधा दिलाना, जैसे कि वह संयुक्त परिवार में या साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी, वैसे ही उसको सुविधा दिलाई जा सकती है। महिला को उसके स्त्री धन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है, कब्जा लौटाने का आदेश दे सकता है। धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक सहायता, वित्तीय राहत,
पीड़ित महिला व उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता, वित्तीय राहत देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। उसमें कमाई की हुई हानि की पूर्ति, चिकित्सीय खर्चे की पूर्ति, पीड़ित महिला के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नुकसान या हटाए जाने के कारण हुई हानि की पूर्ति का आदेश भी दे सकता है। धारा 21 में अभिरक्षा का आदेश। पीड़ित महिला को उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की मुलाकात बच्चों या संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है, तो वह प्रत्यर्थी के बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा सकता है। धारा 22 में हर्जाना या मुआवजे का आदेश दे सकता है। इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा, मानसिक यातना, भावनात्मक चोट भी सम्मिलित है। इसके एवज में प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को मुआवजा या हर्जाना देने का आदेश भी दे सकेगा। धारा 23 में एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा है या हिंसा की है या हिंसा करने की आशंका है, तो शपथ पत्र को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए धारा 18, धारा 19 या धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के एक पक्षीय आदेश दे सकता है। धारा 24 में यह है कि पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क मिलेगी। धारा 29 में अपील। पीड़ित महिला या प्रत्यर्थी जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो जारी किया गया आदेश है, उसके 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। धारा 31 क्या कहती है? प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग करने पर दंड। ये अधिनियम में यह है कि प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट या जो पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग किया हो, इस कानून के अंतर्गत अपराध होगा। यानी वो नहीं मानता है मजिस्ट्रेट का आदेश, तो वो अपराध की श्रेणी में होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को 1 साल की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। संरक्षा अधिकारी एक घरेलू घटना की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो फॉर्मेट में होगी, जिसमें पीड़ित महिला शिकायतकर्ता के ब्यौरे होंगे, उसके ब्यौरे, उसके संतानों के ब्यौरे, उसकी घटनाएं क्या क्या हुई हैं, है ना, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, ये सब उसमें वो लिखेगा। जैसे शारीरिक हिंसा में किस प्रकार से उसको हिंसा की गई है, यौन हिंसा में किस प्रकार की गई है, तो ये सब उसमें लिखा जाएगा। जैसे उसमें सर्वप्रथम है यौन हिंसा में बलपूर्वक संभोग करना, अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने पे मजबूर करना, अ, आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना, लैंगिक प्रकृति का दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई कार्य करना, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में चरित्रीय आचरण पे अभियोग लगाना, कलंक लगाना, दहेज आदि न लाने अपमान करना, उपहास करना, लड़का पैदा न करने के लिए अपमानित करना, बच्चा न पैदा करने के लिए अपमानित करना, नीचा दिखाने वाले और अपमानित करने वाले शब्द बोलना, मजाक उड़ाना, निंदा करना, आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना, आपको नौकरी करने से रोकना, किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना, रोकना, अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने को मजबूर करना, उसकी पसंद या वो उसके व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना, कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना, आर्थिक बल प्रयोग में संतानों को या भरण पोषण के लिए धन न देना, संतानों को खाना, कपड़े, दवाइयाँ उपलब्ध न करवाना, दहेज संबंधी उत्पीड़न में दहेज के लिए की गई मांग में जो है उसकी स्त्री धन वगैरह जो भी अगर हो तो वो मांग करना, तो उसकी लिस्ट हमको इसमें लगानी पड़ेगी। अब जो है इसमें जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो है चिकित्सा का विधिक प्रमाण पत्र। यदि मारपीट की गई है, चोट पहुंचाई है, तो एक ऐसा चिकित्सा का प्रमाण पत्र होगा। और यदि दहेज की मांग की है तो स्त्री धन की सूची होगी और अन्य कोई दस्तावेज जो इसमें जारी हो सकते हैं।
अब ये भी है कि अब ये इतना पीड़ा पहुंचाई गई है, तो इसमें हम किस प्रकार के आदेश की मांग कर रहे हैं कि जैसे संरक्षण आदेश की मांग कर रहे हैं, निवास के आदेश की मांग कर रहे हैं, भरण पोषण के आदेश की मांग कर रहे हैं, अभिरक्षा के आदेश की मांग कर रहे हैं, प्रतिकार के आदेश की मांग कर रहे हैं, या कोई अन्य आदेश चाहिए। तो ऐसा आपको ये बताना पड़ेगा उस महिला को कि किस प्रकार का आदेश उसको आवश्यक है। वो ये भी बताना होगा कि उस महिला को कि कौन सी सहायता वो चाहती है, जैसे परामर्शदाता की सहायता चाहती है, पुलिस की सहायता चाहती है, या दंडिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सहायता चाहती है, आश्रय गृह चाहती है, चिकित्सा सुविधा चाहती है, या विधिक सहायता चाहती है। अब किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि वो जो ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित महिला है, उसको सूचित करेगा कि वो दंड संहिता की धारा 1973 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। और यदि वो दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं करना चाहती, तो घरेलू हिंसा के रिपोर्ट में जो सूचना है, उसमें इस टिप्पणी के साथ लिखा जाएगा कि वो जो पीड़ित महिला है वो अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के संबंध होने से वो अ, सिविल उपाय करना चाहती है, अन्य कोई दंडिक कार्रवाई नहीं करना चाहती। यदि इस प्रकार से कोई शारीरिक उपपत्ति या पीड़ा की सूचना दी गई है, तो उसको चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी चिकित्सकीय जांच भी कराई जाएगी। मजिस्ट्रेट को भी सीधे इसी प्रकार का आवेदन दिया जा सकता है, और ये इन्हीं समस्त बिंदुओं को उसमें उल्लेखित करना होता है। तो साथियों, ये महिलाओं के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसमें महिलाएं उनके उत्पीड़न के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती हैं। और इस अधिनियम का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी परिवार को तोड़े या उस महिला के जो अ, अच्छे संबंध हैं परिवार में, उनको समाप्त करे, किंतु निरंतर पीड़ा पहुंचाने से वो इस कानून की सहायता लेकर जो पीड़ा पहुंचा रहा है उसको कुछ समझाने का प्रयत्न कर सकती है, उसको थोड़ा भय उत्पन्न होगा, ताकि वो पीड़ा पहुंचाने से रुक सके, और उसके परिवार में एक अच्छा माहौल बन सके। इस अधिनियम का कहीं भी ये उद्देश्य नहीं कि पुरुष को भय पहुंचाया जाए, या महिला को उसका परिवार तोड़ने के लिए कोई अलग से कोई रास्ता बताया जाए, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। वरन ये है कि उसके परिवार में वह सुखी रहे, समृद्ध रहे और अच्छे रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, और महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान की गई है उसका सम्मान करें। इस कानून का ये उद्देश्य है। साथियों, ये अधिनियम का ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। साथियों, ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और जो महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में उनको हित पहुंचाने वाले क्षेत्रों में जो काम करने वाले एनजीओ हैं, जो स्पेसिफिक इसी विषय पर एडवोकेट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट में बताएं। आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस हमारा चैनल ग्रो हो सके, और आपके इसी स्नेह की वजह से हमारा चैनल निरंतर ग्रो होता है, और हम नए नए वीडियो बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। साथियों, नमस्कार। लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार।